रिप्लेसमेंट को बाइनोमियल में नहीं ट्रीट कर सकते हैं ना, क्योंकि आने वाली हर सक्सेस की जो फ्रैक्शन होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो बदलती जाती है विदाउट रिप्लेसमेंट में, वो नहीं सेम रहती है। सो फोर्थ पॉइंट वाज द सेम कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट ट्रायल में थी वही आपकी 16th, 17th, 18th, इवन 100th ट्रायल तक भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट रहना चाहिए, वो नहीं चेंज होना चाहिए। So these 4 points are very important to practically notice कि इस सिचुएशन पे हम बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाइनोमियल अगर कोई वेरिएबल, ये जो एक्स वेरिएबल होता है ये हमेशा नंबर ऑफ सक्सेसेस को शो कर रहा होता है, यानी अगर मैंने नंबर ऑफ सक्सेसेस टेल को कह दिया था तो एक्स वेरिएबल मुझे बता रहा है कि 0 टाइम टेल्स, 1 टाइम टेल, 2 टाइम टेल्स, हाँ जी वो मैंने कर दी, 3 टाइम्स आपको टेल्स नजर आ रही हैं। ये एक्स वेरिएबल हमेशा आपको जो काउंट डाउन बता रहा होता है ना, ये सक्सेस का बता रहा होता है कि हाउ मेनी टाइम्स आपको सक्सेस नजर आ रही है आउट ऑफ n ट्रायल्स। अगर मैं आपको कॉइन दे दूं और आपसे कहूं कि 7 टाइम्स कॉइन को आप टॉस करें, तो फिर आप उसमें नोटिस करेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग टेल्स इफ द टेल इज सक्सेस। ठीक है, तो आपका आंसर जो आप मुझे x बताएंगे फॉर्मेट, वो आप मुझे इस फॉर्मेट में बताएंगे कि 3 टेल्स वर नोटिस्ड, वेरिएबल x इज इक्वल टू 3। सो वो अलग बात है कि हम ऑल पॉसिबिलिटीज एंड ट्रायल्स की हो क्या क्या सकती हैं बिफोर एक्चुअली टॉसिंग द कॉइन। हो सकता है कि मुझे कोई भी टेल नजर ना आए तो मेरा x वेरिएबल 0 हो गया। हो सकता है मुझे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स मुझे टेल्स नजर ही नहीं आ सकते, क्योंकि हमने 7 रीडिंग्स तो नोट करनी थी, सिर्फ 7 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स या इंडिपेंडेंट रीडिंग्स हमने लेनी थी। अब जब ये सारी कहानी आपके ये 4 के 4 पॉइंट्स फुलफिल हो गए, हम यहाँ तक पहुंच गए, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको P बता दिया जाता है तो Q आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको Q बता दिया जाए तो हम P कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। ये आपने याद रखना है। और ये जो पूरी स्टोरी थी 4 पॉइंट्स और फिर ये PDF और ये, उसको सिर्फ हम इस छोटे से पॉइंट को लिख के हम समराइज कर देते हैं कि कोई भी वेरिएबल था x जो कि वेरिएबल ऑफ सक्सेस था, फॉलो करता है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, नंबर ऑफ ट्रायल्स उसमें इतनी है, और चांस ऑफ सक्सेस जो कि एंड तक कांस्टेंट ही रहेगा हर ट्रायल के लिए, वो ये P है। तो ये पूरी कहानी जो इतना बड़ा ब्लॉक ये बनाया हुआ इन्होंने, इसको हम इस तरह से समराइज करते हैं इफ दीज 4 पॉइंट्स आर फुलफिल्ड। सो आपके सामने में यहाँ पर ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे 7A एक्सरसाइज के। 7B एक्सरसाइज की 2 सिचुएशंस मैं आपके सामने रखती हूँ। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, और मुझे बताना है आपने कि ये 4 पॉइंट्स जो हमने अभी रिवाइज किए हैं, क्या वो 4 के 4 फुलफिल हो रहे हैं या कोई ऐसा पॉइंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो नहीं फुलफिल हो रहा। So the first situation is, on a particular tropical island, the probability that there is a hurricane in any given month can be taken to be 0.08। साल के 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में हर महीने के लिए तूफान आने की प्रोबेबिलिटी 0.08 कह दिया उन्होंने। Use a binomial distribution to calculate the probability that there is a hurricane in more than 2 months। So hurricane की डिस्कशन हो रही है और उसी की प्रोबेबिलिटी बताई है, और उसी को ही हमने कैलकुलेट करना है कि मोर देन 2 मंथ्स पे चेक करें कि तूफान आया है या नहीं। तो एक साल में क्योंकि 12 महीने होते हैं, सो मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मैंने लेनी है वो 12 टाइम्स लेनी है। फर्स्ट मंथ क्या हुआ था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या होगा क्या फर्स्ट मंथ में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, एंड सो ऑन 12 तक। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स भी मुझे मिल गई हैं 12 हैं। probability of success भी according to the situation के the success is hurricane, तो उसकी probability 0.08 बता दी है। State 2 assumptions needed for a binomial distribution to be a good model।
अब देखिए एक assumption तो होती है ना कि हमें n पता होना चाहिए, वो भी हमें पता चल गया। फिर दूसरी बात ये है कि अगर आप इंडिपेंडेंस देखते हैं कि जनवरी में क्योंकि बारिश हुई थी तो लाजमी बात है अब फरवरी में भी होनी है। अब क्योंकि फरवरी में हो गई है तो मार्च में भी जरूरी है कि होगा, या मैं क्योंकि फरवरी में हुई है तो मार्च में इस वजह से नहीं होगी क्योंकि फरवरी में हो गई थी। ऐसा कोई कनेक्शन भी हमें बज़ाहिर नहीं नजर आता। क्या आता है? ट्रॉपिकल आइलैंड है ना ये। फिर दूसरी बात ये देखें कि क्या यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि तूफान आया और तूफान नहीं आया, हरिकेन इज देयर एंड नॉट देयर। क्या यही दो बातें हैं सिर्फ? 4 पॉइंट जो आपको बताए हैं, या फिर ये देखें कि क्या जनवरी में तूफान आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है, फरवरी में जो तूफान आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी और जनवरी में जो आ रहा है सेम है? क्या ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली? नो मैम। जनवरी में भी वो ही रहे, फरवरी में भी, फिर मार्च, अप्रैल, हर महीने में सेम ही रहे प्रोबेबिलिटी। इज इट पॉसिबल? नो, नहीं पॉसिबल। इसका मतलब है कि मेरे पास ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि मैं कह सकती हूँ कि बाकी चलो assumptions हम देखते हैं कि दो ही कैटेगरीज हैं, हरिकेन है नहीं है, ये भी पूरा हो गया। फिर चलो ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है कि जनवरी में तूफान आया था तो फरवरी में भी अब लाजमी आएगा, या क्योंकि जनवरी में आ चुका तो अब नहीं आएगा, ऐसा भी कोई कनेक्शन नहीं है। इंडिपेंडेंसी है, ट्रायल्स भी बता दी, लेकिन ये वो एक assumption है कि जिस पे हम एग्री नहीं करते हैं कि चांस ऑफ सक्सेस इज अ कांस्टेंट। हम सब एग्री करते हैं इस बात से कि ये पॉइंट फुलफिल नहीं हो रहा। यस मैम। So maybe that could be the most आप ये कह लें कि the strongest point for not applying the binomial probability distribution in this scenario। लेकिन let's say अगर फर्ज कर लेते हैं कि ये ट्रॉपिकल आइलैंड था और वहां पर वेदर कंडीशन सर्कमस्टांसेस होते ही इस तरह के हैं कि हर महीने आपका जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ हरिकेन रिमेन्स द सेम, एक जैसी है, तो फिर हम कर सकते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ऐसा यानी एक्सप्लेन आपने करना है तो उसमें इफ के साथ बताएं कि अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है वाहिद जिस पे हमें डाउट है तो बायनोमियल अप्लाई हो सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, यानी कांस्टेंट नहीं रहती प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो फिर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन आपने देखना है द सिचुएशन प्रोवाइडेड इज, कौन पढ़ेगा इसको? क्वेश्चन पढ़िए। जी क्वेश्चन की रीडिंग करें। It is given that at a stated time of day 35% of the मैम वापस वही स्क्रीन खोलते हैं। 35% of the adults in the country are wearing jeans. At that time, a sample of 12 adults is selected. Use a binomial distribution to calculate the probability that exactly 5 out of these 12 are wearing jeans, and explain carefully two assumptions that must be made for your calculation to be valid. If you say sample is random, you must explain what this means in the context of the question. पहली तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सैंपल आपने रैंडम सेलेक्ट किया है तो इसका क्या मतलब है? रैंडम सिलेक्शन मींस कि आपने अपनी मर्जी शामिल नहीं की हुई है, बस मिनी माइनी मो करके ना रैंडम प्रोसीजर स्पेसिफिकली यूज करके आपने, चाहे कि वो पूरी लिस्ट थी उसमें से बस रैंडमली कोई एक यहाँ से एक वहां से एंड सो ऑन, आपने अपनी मर्जी शामिल नहीं की, बस रैंडमली पिक कर लिया आपने। ये रैंडमनेस होती है। और बिल्कुल जिस तरह हम लकी ड्रॉ को जब पिक करते हैं तो वो उसमें भी हम रैंडमनेस इन्वॉल्व करते हैं ताकि लोग शिकायत ना करें कि ये तो जानबूझकर आपने यूं किया है। सो
अपनी स्टडीज को जनरलाइज करने के लिए हम रैंडमनेस को इन्वॉल्व करते हैं ताकि बायसनेस, हमारी मर्जियां शामिल ना हो। तो वो यही प्रोसीजर होता है कि लिस्ट में से आप किसी भी तरीके से रैंडम नंबर्स कैलकुलेटर्स पे भी आ रहे होते हैं उस तरह से पिक कर लें, या उसी तरह से कार्ड्स पे लिख कर उस तरह से पिक कर लें। एक स्पेसिफिक टाइम चूज कर लें आप, ठीक है। सो एट दैट टाइम आपने 12 एडल्ट्स का जो है ना वो सैंपल, उन्होंने एज ग्रुप भी आपको बता दिया कि कहीं आपके सैंपल में, लेट से अगर मैंने सैंपल सेलेक्ट किया और मेरी दादी उसमें सेलेक्ट हो जाती है तो डेफिनेटली जीन्स में तो वो नहीं हो सकती हैं, ना ही वो यूज़ करती हैं, सो चांस है ही नहीं है कि वो जीन्स पहने। सो उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर एज ग्रुप आपको बता दिया कि इसी में से आपने ये पिक करना है। मीन्स कि दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट के बाइनोमियल के वो 4 पॉइंट्स हम फुलफिल कर सकें। तो अब आप मुझे बताइए कि 12 जो थे वो रैंडम ऑब्जर्वेशंस आपने लेनी है बाय सेलेक्टिंग 12 पीपल। तो n तो मेरे पास हो गया 12, और वाकई उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया आपको एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में। दूसरी ये कैटेगरी देखें कि क्या ऐसा है कि जो आपने सिलेक्ट किया वो जीन्स ड्रेस कोड में है या फिर वो जीन्स ड्रेस कोड में नहीं है, अदर देन जीन्स कोई और ड्रेस कोड। तो यही दो पॉसिबिलिटीज वाकई हो सकती हैं, जीन्स एंड अदर देन जीन्स। अदर देन जीन्स में वो अलग बात है कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन जीन्स तो नहीं है। सो ठीक हो गया, हम इसको भी मान लेते हैं कि दो ही कैटेगरीज हैं। अब व्हाट इफ कि जो मैं ये जो ऑब्जर्वेशंस ले रही हूँ वो इंडिपेंडेंट है, मैं इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस किस तरह से मानूं कि ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट हैं? कैसा हो सकता है कि मे बी आपने जो वो ग्रुप सिलेक्ट किया था उसमें हर किसी का जीन्स पहनना, उसकी प्रोबेबिलिटी 35% है। क्या आप इस चीज पे बिलीव करते हैं? नहीं, ये हर बार चेंज हो सकता है, तो हर बार चेंज हो सकता है कि मेरी वार्डरोब में इस तरह से जीन्स की कलेक्शन ही नहीं है, तो इसलिए मैं प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ कि मैं जीन्स पहनूं, तो मेरे लिए जीन्स पहनने का चांस कैसे 35% हो गया? फिर दूसरी बात ये होती है कि हो सकता है कि कोई सोशल कंस्ट्रेंट है और हम जीन्स पहनते ही नहीं है ना, हमने कभी बाय ही नहीं किया है क्योंकि हम इस ड्रेस कोड को फॉलो ही नहीं करते हैं, तो फिर मैं कैसे उस कैटेगरी में आ सकती हूँ? हालांकि मैं एज ग्रुप तो उसी में ही आ रही हूँ, लेकिन मेरी जीन वियरिंग की प्रोबेबिलिटी 35% कैसे हो सकती है? सो अगेन द डाउट इज on this point के probability of success is not constant for all these 12। हो सकता है कि इन 12 में से बहुत सारे उस सोशल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं जो जिन्होंने कभी जीन्स ही नहीं पहनी है। बहुत सारे बॉयज भी ऐसे होते हैं जो प्रायोरिटी देते हैं कि हम जीन्स को नहीं पहनेंगे, मे बी अदर ऑफिशियल जो फॉर्मल ड्रेस कोड होता है वो तो पहनते हैं पर जीन्स नहीं पहनते, या मे बी वो शलवार सूट पसंद करते हैं तो जीन्स कभी उन्होंने बाय नहीं किया, वो नहीं पहनते हैं, बाकी ऐसा भी होता है। तो ये कह देना कि 35% हर जो है ना वो आपकी ट्रायल के लिए यही चांस है, ये अगेन इसी पॉइंट पर डाउट है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, बेशक p को 0.35 लेकर आंसर कैलकुलेट कर दें। 5 आउट ऑफ 12 का मतलब है कि आपने 12C5 और p को 0.35 लेना है, q आपको मिलेगा 0.65, 0.65 raised to power 12 minus 5 means 7। So इस तरह से आप आंसर कैलकुलेट कर दें, बट डू मेंशन क्लियरली कि ये अप्लाई हम उसी सूरत में करते हैं कि अगर हर किसी के लिए 35% ही चांस है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये भी साथ एक्सप्लेन करते हैं। So explain carefully two assumptions that must be made for your calculation to be valid। पहली तो यही हो गई कि chance of success should be the same for all, और दूसरी assumption क्या होगी इनमें से? क्या कोई इंडिपेंडेंट वाली बात? अगर मैं और मजीद गौर करूँ ना तो आप देखें कि ऑफिसेज में भी ड्रेस कोड होता है पर्टिकुलर। अगर आप
फ्राइडे पे चले जाएं तो फ्राइडे में मोस्टली उन्होंने कहा होता है कि शलवार सूट ही हम पहनेंगे। फिर ये भी होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में फ्रेंड्स ने डिसाइड किया होता है कि हम आज तो ये ड्रेस कोड फॉलो करेंगे, कल हम ये ड्रेस कोड फॉलो, हम इसी तरह करते थे वैसे यूनिवर्सिटी में। सो मे बी डिपेंडेंसी इज देयर, क्योंकि 12 में से फर्स्ट ने जीन्स पहनी हुई थी तो पॉसिबल बहुत ज़्यादा है कि कहीं किसी और ने भी उसको देख के या उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करके सबने डिसाइड किया हुआ था, तो वो भी डेफिनेटली जीन्स में ही होगा। ऐसी डिपेंडेंसी भी हो सकती है। सो ये दो ऑब्जर्वेशन, ये दो पॉइंट्स हैं जिनका फुलफिल होना ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए और चांस ऑफ सक्सेस कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इन्हीं दो पर हमें डाउट है कि प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो बाकी सिचुएशन सिंपल थी जो मैंने आपको अभी तक क्वेश्चंस में दी थी। ये थोड़ा सा था कि यू हैव टू थिंक अबाउट दीज लाइक दिस, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचने की ज़रूरत है। बाकी और किसी क्वेश्चन में ना इस तरह का कोई है नहीं है प्रॉब्लम। अगर लेट से उन्होंने पूछा हुआ ना कि डिसाइड करें कौन सी 2 assumptions है, तो वो भी आपने इसी तरह से ही सोचना है स्टेप बाय स्टेप। मैम ये 6 वाला बता दें। 6th में है explain why a binomial distribution would not be a good model in the following problem. Do not attempt any calculation, सिर्फ देख के बताना है आपने। 13 cards are selected at random from an ordinary pack. Find the probability that there are 4 clubs, 4 diamonds, 3 hearts and 2 spades. ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको कोई कहीं एक स्टेटमेंट से पता चला सक्सेस क्या है? सक्सेस रेट नहीं हमें पता, इसमें यही है ना? हाँ बिल्कुल यही है, सेम। ओके मैम, वेरी गुड कि हम बस स्टेटमेंट में फौरन ही बता दें कि द सक्सेस इज नॉट डिफाइंड, व्हिच आउटकम इज टेकन टू बी अ सक्सेस, वो तो पता ही नहीं है हमें। अगर लेट से मैं कहूँ कि डायमंड को वो सिलेक्ट कर रहा है तो फिर डायमंड के अलावा तो हार्ट की प्रेजेंस भी पूछी हुई है, स्पेड भी डिफाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं पूछा कि डायमंड है या फिर डायमंड नहीं है। नहीं है कि केस में तो हार्ट, स्पेड और क्लब भी आ रहा है और उन सबका अलग अलग पूछा हुआ है। तो ये कैटेगराइज जो बाय में करना होता है ना, बाय नोमियल, ये मल्टी नोमियल हो सकता है, बाय नहीं हो सकता। और कोई क्वेश्चन? आपको वैसे अब डिसीजन में आसानी रहेगी, मुश्किल नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो ना जिसमें आपको नहीं सही डिसाइड हो पा रहा तो आप पूछ सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट। 4 पॉइंट्स हैं और उन्हीं को ही हमने ढूंढना है कि किस तरह। और अगर वाकई आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हमें तो लग रहा है बायनोमियल है, तो फिर उसको प्रूफ करें ना अपनी स्टेटमेंट से कि हम इस वजह से कह रहे हैं कि ये बायनोमियल है। हो सकता है आपका पॉइंट कन्विंस कर जाए और आपका आंसर राइट हो, आप गलत नहीं कह रहे हैं। ये हो गया बस। इसमें वैसे ये जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है इसमें सॉल्व करने वाले कम ही क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर यू हैव टू डिसाइड। ये गो थ्रू जरूर कीजिएगा आप एक मिनट। मैम आप चैप्टर 8 पढ़ना और उसके बाद 9 पढ़ना। हाँ बिल्कुल, 9 तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके मैम। 8th चैप्टर बहुत आसान है। 8th चैप्टर इज बेसिकली कनेक्टेड विद योर 6th चैप्टर। जो हमने 6th चैप्टर पढ़ा था ना, जिसमें इस तरह से हमने डिस्क्रीट वेरिएबल की यूं बायनोमियल कह रही हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए थे हमने, ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं। बट नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस एज वेल। बिल्कुल जिस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाए थे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाने के बाद हमने मीन और वेरिएंस कैलकुलेट किया था। सो यहाँ पर भी हम अब मीन और वेरिएंस के लिए प्रोसीड करेंगे। मीन तो हम कैलकुलेट करते हैं जस्ट टू समराइज द डेटा, कि मेरा जो डेटा है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कोई पूछे कि आपकी जो क्लास था उसका एवरेज स्कोर क्या है, सो एवरेज स्कोर ऑफ माय सब्जेक्ट, मैं लेट से उनको बता देती हूँ कि 85% इज द क्लास एवरेज। क्लास की ये एवरेज है हमारे।
इन अदर वर्ड्स, ये जो मैंने ये बता दिया ना कि 85% इज माय क्लास एवरेज, मैं इनडायरेक्टली उनको ये कम्युनिकेट कर रही हूँ कि अगर मेरी क्लास में से 85% से ज्यादा मार्क्स है ना, मार्क्स ग्रेटर देन 85%, तो आप समझना कि स्टूडेंट इज ब्रिलियंट। और अगर मेरी क्लास में से किसी के मार्क्स लेस देन 85% है, तो आप फिर समझ लेना कि he or she can improve the marks। जरा ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत थी, इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें। इफ द क्लास एवरेज इज 85%, सो एवरेज इन अदर वर्ड्स मुझे ना एक जिसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड बता रहा होता है कि स्टैंडर्ड ये है, अब इस स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेयर कर लें। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास की एवरेज 70% थी, तो मेरी क्लास में अगर किसी स्टूडेंट के 90% मार्क्स आए हैं ना, वो नहीं 99% ले सका, उसके 90% है, तो वो 70% से अपने आप को कंपेयर करे ना, क्योंकि मेरी क्लास एवरेज जो 70 है, सो अकॉर्डिंग टू 70% ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। ऑल्दो कि आप 98 या 99 नहीं कर सके, लेकिन आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। सो अगर मेरी क्लास की एवरेज 70% है और आपके मार्क्स आ गए 60%, तो वेरी स्केरी, आपको बहुत ज्यादा होमवर्क की जरूरत है। एंड सेम गोज फॉर, अगर आप मुझे एक्सप्लेन करें, अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि माय क्लास एवरेज इज एवरेज इज 65%, वेरी स्केरी। तो आप इसको एक्सप्लेन करें कि अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 65% है, तो आप क्या कहेंगे? बाकी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास, बाकी जितनी भी क्लास थी, उस पूरी क्लास में से वो वाला स्टूडेंट जो था उसने रियली वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की है, इस वजह से वो 65% से मोर मार्क्स उसने लिए हैं। और अगर 65% जो मेरी क्लास की एवरेज है, जो मैंने अपनी क्लास के लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया था कंपैरिजन के लिए, अगर उससे लेस है, तो फिर मैं कह दूंगी कि बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत है। सो एवरेज जो होती है ना, वो मेरी एक इंफॉर्मेशन को समराइज करके बता देती है कि स्टैंडर्ड वो कहाँ पर जो है ना वो स्टैंड करता है। अब आ गया वेरिएंस की बारी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? सो वेरिएंस जो होता है ना, वो भी दो बातें आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है। पहली एक्सप्लेनेशन वेरिएंस की होती है कि हाउ डिफरेंट आर ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से कितना डिफरेंट है ऑब्जर्वेशंस। और दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है इसकी? How different are the observations from the mean, जो कि एवरेज है। ऑब्जर्वेशंस उससे कितना ज्यादा डिफरेंट है। जिस तरह से मैंने कह दिया ना कि मेरी क्लास की तो एवरेज 85% है, तो चलो ठीक है, हम जरा वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लें। जब आपने वेरिएंस कैलकुलेट किया तो वो तो बहुत ही एक लार्जर आंसर था। फिर मैं इसको किस तरह से समराइज करूं कि ऑल्दो कि मेरी क्लास की एवरेज 85% तो है, लेकिन स्टूडेंट्स के मार्क्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे, इसलिए वो मीन से भी रिजेंबल नहीं कर रहे, मीन से भी बड़ा डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि किसी के बहुत ही कम मार्क्स हैं और किसी के बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं। इस वजह से जरा एवरेज जो है ना वो 85% पे स्टेबल हुई हुई है। सो वेरिएंस का आंसर बहुत लार्जर होगा मेरे पास। और नंबर 2 इज द केस हियर, जहां पर मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे से कितना डिफरेंट है और एवरेज से कितना डिफरेंट है। सो कहानी कहाँ से कहाँ निकल गई हमारी। एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना, मैं ये डेटा आपको लेकर इसके ऊपर सिखाती हूँ कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का जो डेटा होता है ना, उसमें से मीन और वेरिएंस हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं।
Let me check all windows are closed or not. So हम देख रहे हैं। So अगर आप नोटिस करें ना तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन उसी तरह से जिस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में होती है कि आपको एक्स वैल्यूज दी हुई होती हैं और देन फिर फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं और एंड सो ऑन। यहाँ पर सिर्फ फ्रीक्वेंसीज की बजाय रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं और उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटीज। आपको याद है ना कि प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ इज अ फ्रैक्शन। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि उसके डिनोमिनेटर में टोटल मौजूद है। ये तो आपको याद है ना? Am I right? Yes, ma'am. So यहाँ पर जब आप x बार कैलकुलेट करते थे ना तो आप डिनोमिनेटर में सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज लेते थे, लेकिन मुझे यहाँ पर वो सम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी का कॉलम मेरे पास है और प्रोबेबिलिटी के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी टोटल मौजूद होता है। सो ये बहुत ही आसान है एंड मच ईजियर देन कैलकुलेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ मीन जहाँ फ्रीक्वेंसीज यूज करते थे। मेरे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं 0, 1, 2 एंड 3। फिर मेरे पास प्रोबेबिलिटीज आर गिवन लाइक 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0.1। ये वाला जो हमने पॉइंट चैप्टर नंबर 6 में सीखा था ना कि दिस probability distribution is proper if the answer here is 1, वो as it is exist करता है concept। ये एक vital concept है and is a must for any probability distribution। so यहाँ पर भी वो fulfill करेगा। अब आपने जब मीन कैलकुलेट करना है ना तो ये आप नोटिस कर लें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस करने वाला है वो ये कि आपने रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को लेकर प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। So 0 is here and 0.3 is here। 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.4 is here। 3 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.3 is here। ये अब आप इस कॉलम को यहाँ पर टोटल कर दें, यानी मैं आपको बता रही हूँ कि आप सम कर दें जो आपने x वेरिएबल की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है उनकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटीज के साथ इस वाले कॉलम को ऐड कर दें। सो ये जो आपको आंसर मिलता है ना इसको हम प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज में कह रहे होते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटीज के साथ एसोसिएटेड है ना, ये एक्चुअली हो नहीं चुका होता, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, इसी को तो हम चांस कहते हैं। सो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होती है ना इसी को हम मीन कहते हैं। सो ये कॉलम आप क्रिएट करेंगे, जब इसका आंसर लेंगे तो आपको मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल मिल जाएगा जिसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहते हैं। सो द आंसर इज 4 and 3.7 एंड 1.0 मुझे आंसर मिलता है। सो 1.0 इज मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माय रैंडम वेरिएबल। अब इसके बाद एक और हमने काम करना है कि अब हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सो वेरिएंस की कैलकुलेशन के 2 प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपलेस्ट प्रोसीजर सिखाती हूँ कि जिस तरह आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट किया है इसी तरह आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सो आप एक्स स्क्वायर कॉलम क्रिएट कर लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें प्रोबेबिलिटीज के साथ। यहाँ पर मेरी एक्स की वैल्यूज हैं तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर क्रिएट करती हूँ। 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा एंड 9 होगा। अब ये 0, 1, 4, 9 जो है ना इसको आप प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0, देन 0.3, 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8, देन 9 को तो 0.9। अब आप इसका जब टोटल करेंगे ना तो अब क्योंकि एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया है तो अब आपको ये जो इसका सम मिलेगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। ये नहीं कि आप सम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक हो गया? सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका आंसर लेती हूँ तो आई एम गेटिंग 8 and 9, 17,
and 17 and 2.0 2.0 मुझे इसका आंसर मिल जाता है. दिस इज नॉट वेरिएंस. वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू, ये जो आपने कॉलम बनाया ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का, इसमें से आपने माइनस करना है स्क्वायर लेकर. लेकिन किस चीज का स्क्वायर लेंगे हम? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर लेंगे. ये जो आपने मीन कैलकुलेट किया ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसको स्क्वायर कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन से. सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. वैसे अगर मैं आपसे जनरलाइज्ड पूछूं कि अगर मैं x की पावर r ले लूं, r could be any number, maybe x raised to power 4, maybe x raised to power 7, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं प्रोबेबिलिटीज के साथ, तो फिर उनको मैं सम कर दूं, तो मुझे जो आंसर मिलेगा मैं इसको क्या कहूँ? Can I name it like expectation of x r? ये कह सकते हैं हम? जी कह सकते हैं. सो ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट आपने याद रखना है. अब यहाँ पर आप आंसर्स इनपुट कर दें. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर हमें 2 मिला है. सो 2 को यहाँ पर रखें और स्क्वायर किसका लेना है आपने? मीन का स्क्वायर लेना है. एंड मीन वाज दिस 1.0. इसको 2.0 कह लें. तो जब आप इसका स्क्वायर लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1. दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस. लेकिन इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी है जो कि बहुत कम यूज होता है, लेकिन आपको वैसे उसका पता होना चाहिए कि आप अपने वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी ना, उसमें से मीन को माइनस कर दें और जो आपको आंसर मिलेगा उसको स्क्वायर कर दें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें प्रोबेबिलिटी के साथ. सो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरा वेरिएबल है 0, 1, 2 एंड 3. लेकिन मीन का आंसर क्या था हमारे पास? 1 है ना? Am I right? क्लास में हम लोग कहाँ पर हैं? सलमान, दानियाल, इधर ही है. वकार, इधर ही है मैम. फिर मुझे आंसर भी बता दें बेटे. मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हमारे पास मीन का आंसर 1 है. सही है ना ये बात? एक्स वेरिएबल की वैल्यू अगर आप पहले देखें तो 0 है. सो 0 में से आप 1 को माइनस कर दें. जो भी आपको आंसर मिलने वाला है उस आंसर को स्क्वायर कर दें और इस वेरिएबल की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4. तो 0.4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें. अब जो वेरिएबल है उसकी सेकंड वैल्यू क्या है? 1. और मीन क्या था? मीन भी 1 है. तो ये डिफरेंस लेकर स्क्वायर कर दें और प्रोबेबिलिटी 1 के अगेंस्ट लिखी हुई है 0.3. सो 0.3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें. अब थर्ड पर आए तो मेरे वेरिएबल की वैल्यू है 2. सो 2 में से मीन को माइनस कर दें और जो भी आंसर आया उसको स्क्वायर कर दें और 2 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी क्या लिखी हुई है? 0.2. सो 0.2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें. एंड द लास्ट वन है, हाँ ये भी वेरिएंस का फॉर्मूला है. आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सेकंड जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी उसमें भी हमने वेरिएंसेस के 2 फॉर्मूलाज किए थे. अभी मैं आपको इकट्ठा लिख के ना तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव सा कंपैरिजन भी बता देती हूँ. सो द लास्ट वेरिएबल्स वैल्यू इज 3. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. आपकी अपनी मर्जी है. एग्जैक्टली, टोटल इट्स टोटली अप टू यू. बिल्कुल जिस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी मर्जी होती थी. 0.1 इसकी प्रोबेबिलिटी है. लेकिन मैं आंसर आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आंसर सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा. अब मैंने ये लिख लिया ना तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ. -1 आ रहा है मेरा आंसर. मैं उसका स्क्वायर ले लूंगी तो 1 आ जाएगा. 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 इज 0.4.
इसको सॉल्व करें तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो यहाँ पर आ जाए 2 minus 1 is 1 and square of 1 multiplied by 0.2, तो आंसर is 0.2। and the last one is 3 minus 1 का आंसर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है and 4 multiplied by 0.1 is 0.4। अब आप इसका टोटल करके देखें तो 0.4 and 0.2 हो गए 6 and 6 and ये 1.0 हो गया। ये डायरेक्ट आपको देता है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस, तो यही मेरा वेरिएंस है, बस मुझे नहीं आगे इसको कुछ भी सॉल्व करना। लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ले रहे होते हैं तो यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको आंसर देख लें, दोनों में सेम है। और अगर मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कहूँ तो वो तो आप इजीली ले लेंगे ना, कि अपने वेरिएंस के आंसर का स्क्वायर रूट बस आप ले लें, तो दैट विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं आपको ये दोनों फॉर्मूलाज एक साथ लिखकर दिखाती हूँ। आपने एक्सपेक्टेशन लेनी है x माइनस मीन के स्क्वायर की, और इसकी एक्सपेक्टेशन जब हम लेते हैं, ये जो e होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है आपने, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो x माइनस मीन का स्क्वायर, और इन दोनों चीज़ों में से मेरा वेरिएबल तो ये x है, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, और वो जो कॉलम मैंने क्रिएट किया मैं एंड पे उसको सम कर दूंगी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। या आप ये यूज कर लें, या फिर आप ये यूज कर सकते हैं कि आप एक्सपेक्टेशन ले लें एक्स स्क्वायर की, और उसमें से माइनस कर दें स्क्वायर। किसका स्क्वायर? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्योंकि मीन तो हम कैलकुलेट करते ही हैं, तो आप मीन को इस तरह से यूज कर लें। जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आप कैलकुलेट करते हैं, वो मैं किस तरह कैलकुलेट करती हूँ कि मैं एक्स स्क्वायर लूँ और फिर उसको प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, और एंड पर मैं उस कॉलम का टोटल कर लूँ। और जब मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करती हूँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स लिखा है, तो मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूँ प्रोबेबिलिटीज के साथ, और फिर एंड पर मैं उस कॉलम को टोटल कर लूँ। सो ये दोनों मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाए हैं। ये x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x था, इसका ये टोटल ले लिया आपने, तो ये मीन आ गया आपके पास। ये एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन आपके पास आ गई, और ये आपने फॉर्मूला यूज कर लिया। या फिर आप डायरेक्ट इस तरीके से वेरिएंस कैलकुलेट कर लें। इट्स टोटली अप टू यू। दोनों तरीके बहुत आसान है, और आपकी मर्जी, आप जो भी इसमें से यूज करना चाहें। बुक में वापस आते हैं हम, तो मीन का आंसर 1 था, और सम x इंटू प्रोबेबिलिटी को उन्होंने सिर्फ p लिखा हुआ। सो ये 1 आंसर आ रहा है, और दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, यानी मीन आपका इसके इक्वल होता है। अब हमें ये टेबल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, और कहा हुआ है कि इनकी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करके बताएं। एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है कि यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वट एवर इज द वेरिएबल प्रोवाइडेड टू यू। इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ y होगा, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ w होगा। करना आपने क्या है कि यहाँ पर एक कॉलम, एक रो क्रिएट करनी है, जिसमें x की वैल्यूज को प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएं। फॉर एग्जांपल ये x की वैल्यू रही और ये रही प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा, मैं यहाँ पर लिखती जाऊँ साथ। पहला आंसर मुझे मिलेगा 1/6 प्लस सेकेंड आंसर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 1/6 से, तो 2/6 हो जाएगा। थर्ड आंसर होगा 3 को मल्टीप्लाई कर दें 1/6 के साथ, देन 4 को मल्टीप्लाई कर दें, देन 5 को कर दें,
और देन फिर 6 को कर दें। अब इन सबको टोटल अगर मैं करूं तो 11 और 4 15 and 18 19 20 and 21, so 21/6 मेरा आंसर आ रहा है। दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वेरिएबल, इसी को हम मीन कहते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का था। सो बी और सी पार्ट ये आसान है, आपने इसी तरह से करना है। ये देखिए यू मल्टीप्लिकेशन और साथ ही एडिशन का साइन भी लिखा हुआ है। 3 and 1/2 का मतलब है 3 2s are 6 and 7/2, तो ये भी आंसर हमारा 7/2 आता है। 3 7s are and 3 2s are। ये हो गया। फिर इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। पहले तो आपको क्वेश्चन देते थे ना कि यहाँ प्रोबेबिलिटीज का क्योंकि सम 1 होता है तो A इज मिसिंग हेयर, तो A को कैलकुलेट कर लें। अब उन्होंने 2 अननोन्स दिए हुए, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास 2 इक्वेशंस होंगी तो हम इन 2 अननोन्स को सॉल्व कर सकेंगे। उन्होंने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ R इज इक्वल टू 3 होता है। तो पहले केस में आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये इसलिए यहाँ लेकर आती हूँ ताकि आप सोल्यूशन पे गौर ना करें, पहले खुद सोचें। तो एक तो मेरे पास ये मुझे आइडिया है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज शुड बी 1। सो प्रोबेबिलिटीज की जगह पर ये चीजें लिखी हुई ना, मैं इनको अगर ऐड कर दूं सबको, 0.1 में 0.3 ऐड हो जाएगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0.4, और बाकी तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ए और बी लिखा हुआ है। तो 0.4 में मैं ए ऐड कर दूं, फिर बी ऐड कर दूं, तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए है। सो इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं हम, 1 minus 0.4. So it comes out to be a plus b is equal to 0.6. अब क्योंकि 2 अननोन्स है ना, तो दूसरी इक्वेशन भी हमें लेनी होगी। तो हम देख लेते हैं कि दूसरी इक्वेशन हमें कैसे मिल सकती है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो r मेरे पास 1 2 3 and 4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ r उन्होंने बताया हुआ है 0.1, a 0.3 एंड b। मुझे क्योंकि उसने ये बताया ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ r का आंसर 3 है, तो मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ r की कैलकुलेशन का कॉलम बनाने की कोशिश करती हूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ r का मतलब है कि r को मल्टीप्लाई कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ r के साथ। तो एंड पर जब आप इसको टोटल करेंगे तो यहाँ आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ r मिलेगा। यानी जब आप सम r इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ r करेंगे ना, तो ये आपका आंसर आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ r। ये परेशान ना हुआ करें कि स्मॉल r क्यों है और कैपिटल r क्यों है। कैपिटल R वो वेरिएबल का नाम होता है और स्मॉल r उसकी वैल्यूज होती हैं। हमेशा से हर वेरिएबल के लिए यूं ही होता है। सो जहाँ वैल्यूज को मैं डील करती हूँ स्मॉल r लिख दें, जहाँ आपने उसका नाम रखना है तो कैपिटल R लिख दें। मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो 0.1, इसका आंसर 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा। 0.33 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.9, एंड 4 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4b। अब आप इन सब को जब ऐड कर देंगे तो दैट कम्स आउट टू बी योर एक्सपेक्टेशन ऑफ r। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ r का मतलब है मैं इस 0.1 और 0.9 को जब ऐड कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 1, और फिर है यहाँ पर 2a और 4b। यानी इन सबको जब मैंने ऐड कर दिया तो मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ r का आंसर मिलेगा। वो उन्होंने हमें बताया कि टेक इट 3, ये क्वेश्चन में बता दिया था, तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगी। अब तो इस 1 को मैं इस साइड पर ले आऊँ अगर, तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा 2a + 4b। सो मेरी इक्वेशन एक बनती है 2a + 4b इज इक्वल टू 2.0। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गई है। इन दोनों को सॉल्व करें ताकि आपको a और b की वैल्यूज मिलें। यही तो हमने करना था। मुझे यहाँ 2a है ना, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई एम गेटिंग
2a 2b और 1.2 ये इक्वल टू था। सॉल्व करें से ना आपको a और b क्या मिलते हैं, और ये इक्वेशन में एज इट इज यहाँ पर लिख लेती हूँ 2.0। अब हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो a को एलिमिनेट कर दिया मैंने, तो ये -2b है और ये -1.2 -2 is -0.8। सो b मुझे मिलेगा -0.8 डिवाइडेड बाय -2, b is equal to 0.4। सो b हमें मिल गया। आप जब इसमें से किसी एक इक्वेशन में इसको b को रखेंगे ना 0.4, लेट से मैं यहाँ रख दूँ तो 0.6 और a प्लस 0.4, तो मुझे a मिलता है 0.2। यही क्वेश्चन में उसने हमें कहा था। सो 0.4 इज b एंड 0.2 इज a। 0.4 ये है और ये 0.2 है। अब आप देखिए इन सबको ऐड करके 1 मिल जाता है आपको। The sort of question you will be given. Now you will have 2 unknowns maybe and 2 equations आप बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इस तरह की होगी आपकी। याद रखने की बात इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि आपने वेरिएंस का ये फॉर्मूला याद रखना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को म्यू लिखा हुआ है उसने, जैसा मैंने आपको बताया ना कि आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करें और इसमें से आपने स्क्वायर माइनस करना है। किस चीज़ का स्क्वायर माइनस करना है? आपने मीन का स्क्वायर। तो मीन को तो हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहा था ना, तो मीन का स्क्वायर हमने लेना है। ये वही फॉर्मूला है, दोनों तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप चाहें तो आप x माइनस म्यू होल स्क्वायर का कॉलम बना के प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करके यूँ यूज कर लें, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें कि सिर्फ x स्क्वायर का कॉलम बनाकर p से मल्टीप्लाई कर लें, एंड पे टोटल करें और मीन तो आपके पास होगा ही, उसका स्क्वायर उसमें से माइनस कर लें। इट्स ऑप्शनल, आपको दोनों में से जो सही लगे फॉर्मूला आप वो यूज कर सकते हैं। अब कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस होंगे जो सिंपल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर x उन्होंने बताया कि 0, 1, 2 था और उसकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज बता दी हैं, लेकिन कहा उन्होंने आपको ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y फाइंड आउट करें, जबकि y 2 मशरूम्स को शो करता है। ये x तो सिर्फ एक मशरूम की कहानी थी ना, अब 2 मशरूम्स की बारी आ गई है। तो जिस तरह आप 2 डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट करते थे ना, उसी तरह आपने ये एक एक्सपेरिमेंट को 2 टाइम्स, ये एक एक्सपेरिमेंट था, इसी को 0, 1, 2 0, 1, 2 यहाँ पर भी लिख दें। तो अब उन दोनों को ऐड कर दें। 0 एंड 0 0 हो गया, 1 एंड 0 1 हो गया, 2 एंड 0 2 हो गया। लेकिन आपने याद रखना है कि ये 0 कैसे बना है, क्योंकि यहाँ पर एक और टेबल में आपने 0 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, यहाँ पर कहीं लिख लें आप 0.2, देन 0.6 है और यहाँ पर 0.2 है। यहाँ पर भी वही मेंशन कर दें। तो जब 0 और 0 ऐड होंगे ना, तो 0.2 और 0.2 मल्टीप्लाई होंगे। इस वाली एंट्री पर आप किन 2 प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे? एक तो 1 यहाँ पर ऐड हो रहा है और दूसरा यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है। तो 1 की प्रोबेबिलिटी है 0.6 और 2 की प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो अब आपने 0.6 को, ये 3 कैसे बना था? 1 और 2 को ऐड करके। तो 1 की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और 2 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। एंड के लिए वो अलग बात है, हम वैल्यूज को तो ऐड कर रहे होते हैं ना, लेकिन एंड प्रोबेबिलिटीज के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। सो इस वजह से इसने ये प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे हम लोगों को टीचर्स कहते थे आप एक ही पेज, यानी अगर आप यहाँ पर ऐड करके वैल्यूज लिख रहे हैं ना, तो यूं ब्लॉक बना के साथ ही प्रोबेबिलिटीज के आंसर्स भी लिख लें। यानी मैं यहाँ पर 0.04 लिख दूँ,
मैं यहाँ स्क्वायर बना दूं और इनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो अलग लिखने की बजाय मैं यहीं पर स्क्वायर बना के प्रोबेबिलिटी का भी आंसर ले, ताकि एक ही जगह पर रह के हम सॉल्व कर लें। तो आपकी चॉइस है, आपको जिस तरह से आसान लगे। तो एंड पर जब आपका ये नया वेरिएबल, ये जो वैल्यूज ऐड करके लिखी हुई ना, दिस इज योर वाई वेरिएबल। सो वाई वेरिएबल मेरा 0 होता है, फिर 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। बिल्कुल 6 चैप्टर में जैसे हमने किया था। मैं y वेरिएबल को जब 1 वैल्यू असाइन करूंगी और उसकी प्रोबेबिलिटीज देखूंगी ना, तो अगेन मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी ऐड करना होगी। सो ये देखिए, ये इन्होंने ये ऐड की हुई है। इसी तरह 2 आपको यहाँ पर 3 टाइम्स नजर आ रहा है, 1 2 3। सो 2 की जो भी प्रोबेबिलिटी है ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, या 3 टाइम नहीं, 3 से मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होंगी। सॉरी, ये जो 2 बना था ना, ये 1 एंड 1 से बना हुआ है, और ये जो 2 बना था ये 0 एंड 2 से बनना होगा, तो आंसर डिफरेंट होंगे। सो आपने उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है। इसी तरह जो 3 है मेरे पास, वो 2 टाइम्स आ रहा है। इस 3 की जो प्रोबेबिलिटी होगी और इस 3 की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उसको आपने 3 के लिए इन दोनों को ऐड कर देना। एंड 4 तो सिर्फ 1 था, जिसका 0 भी 1 है। तो ये आपका y का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। अब क्योंकि उन्होंने y का एक्सपेक्टेशन कही थी, तो y के लिए y की एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस के लिए वेरिएंस उसका। ऐसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। अच्छा, आप ये क्वेश्चन देखकर बताएं, अगर मैंने x आपको दिया है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x दी है, तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? यस मैम। यस मैम। हो जाएगा ये? यस मैम। सिर्फ आप जिसमें x को प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह ये y की वैल्यूज दी हुई है, माइनस में है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन माइनस में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटीज जो होती हैं वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, लेकिन y और प्रोबेबिलिटी ऑफ y को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो बेशक माइनस में हो जाए, तो माइनस को आने दीजिएगा साथ। सो y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y का यहाँ पर आपने आंसर्स लिख देने हैं, और फिर फाइनल यहाँ पर उसको आपने टोटल कर लेना है। तो वो जो भी टोटल का आंसर होगा वो मीन ऑफ y होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हम उसको कहेंगे। इसी तरह t वेरिएबल का भी मीन आपने कैलकुलेट करना है, और इसका वेरिएंस भी उन्होंने कहा है। सो मुझे तो वैसे पर्सनली दोनों मेथड बहुत आसान लगते हैं मुझे। मैं यहाँ पर t माइनस मीन ऑफ t का कॉलम बनाकर स्क्वायर ले लूँ और प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो एंड पे मुझे सिर्फ टोटल करना पड़ेगा। या फिर मैं t स्क्वायर का कॉलम बनाकर, मीन तो मैं पहले कैलकुलेट कर चुकी होंगी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये t स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, तो मैं यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर लेके माइनस कर दूँ किसको, किसके स्क्वायर को, जो आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ t लिया हुआ है, यानी मीन ऑफ, एवरेज ऑफ t जो लिया हुआ है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगेन ये भी सिंपल है, इसमें दिस इज द प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबल की वैल्यू 3 है और उसकी ये प्रोबेबिलिटी है, ये वैल्यू है अलोंग विद दिस प्रोबेबिलिटी। तो आपने कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन, उसका यानी मीन और उसका वेरिएंस। ये आपकी प्रैक्टिस पे है सारा। ये 4th क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। लेट मी चेक attendance as well. आपको पता है कि जो आप क्लास टास्क, जो एक्टिविटीज अटेम्प्ट करते हैं ना, वो लाजमी किया करें। एक तो ड्यूरिंग द लेसन अगर आप करते हैं तो टीचर को क्लास पार्टिसिपेशन का अंदाजा हो जाता है, बट यू कैन इवन टर्न इन द लेट्स। मैं उसमें हमेशा लेट टर्निंग इन अलाउ कर देती हूँ कि एटलीस्ट आपके क्लास पार्टिसिपेशन में 0 तो नहीं आएंगे ना, आप कुछ तो अटेम्प्ट करके उसको प्रैक्टिस करके सबमिट करेंगे। सो ये चीज़ भी है।
फोर्थ क्वेश्चन में आपको स्टार्ट करवा देती हूँ। ये जो एग्जाम्पल हमने की थी ना, ये मशरूम्स वाली, ये वाली जो थी एग्जाम्पल जिसका 2 डाइस रोलिंग था, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से होगा। स्टार्ट में आपको करवा देती हूँ, आपको एक दो हिंट ही मैं दूंगी तो आपको ये समझ आ जाएगा, फिर आप इसको कंप्लीट करेंगे खुद से। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है the 6 faces of a fair cubical dice। क्यूबिकल क्यूब के फॉर्मेट में बना हुआ एक डाइस है हमारे पास और 6 फेसेस ही हैं उसके, बिल्कुल जैसा एक रेगुलर डाइस होता है 6 फेस वाला। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक फेस पे 1 डॉट बना हुआ है, लेकिन 2 फेसेस पर 2 डॉट्स बने हुए हैं, और फिर 3 फेसेस ऐसे हैं कि उनके ऊपर 3 डॉट्स बने हुए हैं, यानी 4, 5 और 6 डॉट्स की तो बारी ही नहीं आनी है, 6 यहीं पर पूरे हो गए हैं। When the dice is thrown once, the score is the number appearing on the top face। ऐसा डाइस मैंने आपको पकड़ा दिया और मैंने आपसे कहा कि इस डाइस को रोल करें, तो जाहिर है कि आपको जो ऊपर फेस नजर आएगी उसमें या तो 3 डॉट्स होंगे या 2 डॉट्स या फिर सिर्फ 1, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज डिनोटेड बाय x, इसको हम x कह देंगे। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सो मैं यहाँ पर x की पॉसिबल वैल्यूज अगर लिखना चाहूँ तो वो या तो 1 है, 2 है या फिर 3 है, बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप मुझे प्रोबेबिलिटीज बताइए कि आउट ऑफ 6 फेजेस हाउ मेनी हैव 1 डॉट। 6 में से कितनी फेसेस पर आपको 1 डॉट नजर आ रहा है? 1/6। वेरी गुड। और वेरी गुड। तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 डॉट्स के लिए? 2/6। 2 आपको हाउ मेनी टाइम्स, कितनी फेसेस पर 2 बना हुआ है? 1/6। ये 1/6 कौन कह रहा है? कोई बात नहीं, आप देखें कि डाइस तो रेगुलर ही है, उसके 6 फेसेस ही हैं, लेकिन 2 फेसेस के ऊपर 2 डॉट्स बने हुए हैं ना, तो दो जगह ऐसी हैं कि जहां 2 डॉट्स बने हुए हैं, तो आउट ऑफ 6 2 फेसेस पर 2 डॉट्स हैं, तो फिर 3 डॉट्स के लिए क्या प्रोबेबिलिटी लिखेंगे आप? आउट ऑफ 6 हाउ मेनी फेसेस आर हैविंग 3 डॉट्स? 3/6। सब एग्री करते हैं ना? ठीक हो गया। ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है मेरे रैंडम वेरिएबल x की। अगेन आप यहाँ पर सम लेकर चेक कर सकते हैं कि आंसर शुड बी 1, सो आंसर इज 1। आप इसका जब आप मीन कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ अपने कॉलम बनाना है x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का, और मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर लूंगी x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x के लिए। So दोनों हम साइड बाय साइड देखते हैं। दिस इज 1/6, दिस इज आल्सो 1/6। 2 2s are 4/6, लेकिन अगर मैं 2 का स्क्वायर लेती हूँ तो वो हो जाएगा 4। 1 का स्क्वायर 1 था और 3 का स्क्वायर 9 है। सो अगर मेरे पास x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/6, तो ये 9/6 है, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 2/6 क्या होगा? 4 2 8, और 9 मल्टीप्लाइड बाय 3/6 क्या होगा? ये x स्क्वायर्स हैं सारे, यहाँ पे मैंने लिखे हुए। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी के ऊपर नहीं कभी भी हम स्क्वायर लेते, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यूज पर लेना है। सो 9 मैंने स्क्वायर ले लिया था 3 का, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 27/6। अब इसको सम करें आप तो 36/36 का 36/6, और इसको जब मैं सम करती हूँ तो 14/6। सो मैं 14/6 को अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x कहती हूँ तो इसको क्या कहूँ 36/6 को? ये किस चीज की एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x square। x स्क्वायर है ये। वेरी गुड। तो अब
मीन तो मुझे पता चल गया कि मीन इज 14/6 विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो वेरिएंस के लिए हम क्या करें, हम वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला सेज कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का जो भी आंसर था उसमें से माइनस कर दें स्क्वायर। किसका स्क्वायर? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। सो इट्स लाइक 36/6 है और इसमें से मैं माइनस कर दूं 14/6 का स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व करेंगे, आपको वेरिएंस मिल जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोला हो तो फिर इसका जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू द डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। बिल्कुल जिस तरह आप अपना रेगुलर डाइस 2 टाइम्स अगर आप थ्रो करते हैं तो आपके 36 आउटकम्स बने थे ना, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 1 2 3 की पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पर क्रॉस टेबल तो उसी तरह का ही बनाऊंगी, लेकिन प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट हैं सबकी, ये आपने याद रखना, 1 2 एंड 3। सो मेरा एक्सक्यूज मी मैम, मैम अटेंडेंस नहीं लगानी है आपने आज? हाँ मैंने लगानी है अटेंडेंस, मैं ले लेती हूँ अटेंडेंस। मैंने अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ था तो मैंने उनको ज्वाइनिंग ऑप्शन दे दी है, तो अब मैं फाइनल करती हूँ। मैं आपको ये स्टार्ट कर दूँ तो फिर आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। मैम आपका आंसर क्या है यार, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है वेरिएंस का? इसका पता नहीं, मैंने कैलकुलेट प्रोसीड नहीं किया इसको। कैलकुलेशन के साथ ये 36/6 है ना, तो ये यहाँ पर 36 होगा एंड 14 क्या होता है? 5/9 आया मेरा। 196 होता है। Yes. सो मेरा आंसर आ रहा है -196। मेरा आंसर 20/36 आ रहा है। 20/36 ठीक है, वही 5/9 मेरा, ये एक ही बात है। ठीक हो गया। तो ये इसका सेकंड पार्ट में आपको समझा रही थी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 है, इसी तरह इस 1 का चांस 1/6 है, इसका 2/6 है और इसका 3/6 है। अब आपने उसने यही कहा है कि 2 डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट में सम ले लें इनका, तो सम आपने उसी तरह से लेना है जिस तरह हम 36 आउटकम्स का सम लेते थे। 1 और 1 का सम जो होगा वो 2 होगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी को इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके 1/36। इसी तरह इस 2 और इस 1 का सम होगा 3, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 2/36। अब ये 3 और ये 1 तो 4 हो जाएगा, लेकिन 3/6 1/6 के साथ मल्टीप्लाई बाय होकर मैम इंटरनेट 3/36 इशू कर रहा है, तूफान आया हुआ है। अटेंडेंस ले लो। सही कह रहे हैं आप, मैं ले लेती हूँ, डोंट यू वरी। मुझे ये क्वेश्चन बाकी आप कंप्लीट कर लेंगे फिर इसको, है तो वैसे आसान ही है। Yes, ma'am. 1 और 2 का सम 3 होगा तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख लेना। फिर 2 और 2 का सम 4 है, इनकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ। इस तरह आपने ये करके ना, तो फिर आपने y वेरिएबल जो है ना वो ये है, ये जो आपको सम्स मिल रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने इनके लिए कंप्लीट कर लेना है। तो हम तूफान की बात कर रहे थे, क्वेश्चन जो था, और ये रोज आंधी आ जाती है और बारिश नहीं होती, पता नहीं क्यों, मैं यही सोचती हूँ। आज तो मिट्टी भी मैडम बहुत Calculation ज्यादा करें आई है। मैम इसकी। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन एरर असाइन करती हूँ और मैं इसका टाइम सेट कर देती हूँ 9 o'clock तक का। उसमें उसी तरह से क्वेश्चंस होंगे जिस तरह हमारे एट द एंड ऑफ द लेसन हमारे लेसन को रिलेट करते हैं, जो हम सीखते हैं क्वेश्चंस, वो आप कर लीजिएगा। और अगर आप लेट भी हो जाते हैं 9 o'clock से तो एटलीस्ट करके आपने टर्न इन जरूर कर देना है। मैम 12 तक करते हैं।
12 तक का तो नहीं करना चाहिए हमें। 12 तक 12 o'clock तक। अच्छा ओके। क्योंकि मैम आंधी आएगी फिर बिजली भी चले जाएगी। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैम एमसीक्यूज ही हैं इसमें। एमसीक्यूज ही हैं बिल्कुल, लेकिन सॉल्व जाहिर है वो आपको सॉल्व करके ऑप्शंस लेनी होंगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को सॉल्व करेंगे आप, फिर उसकी अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपने सॉल्व करना होगा। ऑप्शन आपके सामने होंगी, आप देख लें क्वेश्चन यार पूरा अपना। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बाद में भी कर रहे होंगे, जब भी कोई प्रॉब्लम हुई किसी क्वेश्चन रिलेटेड तो आप पूछ लीजिएगा। मैं इसका फिर टाइम सेलेक्ट कर लेती हूँ। अटेंडेंस मैंने मार्क वैसे कर दिया, मैं इसको क्रॉस चेक करती हूँ। मैम जी जी यस लाइबा। मैम मैंने नहीं बोला। अच्छा फिर किसने बोला था? जवेरिया थी आई गेस। इसका टॉपिक क्या है? वो इसका टॉपिक जी मैम। 7th चैप्टर है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जवेरिया 7th चैप्टर जो हमने किया ना बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो 4 कंडीशंस, और जब आप उसको अप्लाई करते हैं 7A एक्सरसाइज हमने की है। 7B एक्सरसाइज हमने पूरी तो नहीं की है, लेकिन 4th और 5th क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। और इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिन पे जस्ट यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी ऐसी कंडीशन है बाइनोमियल की जो नहीं पूरी हो पा रही है। आसान है, वो भी मुश्किल नहीं है। मैम आपने अटेंडेंस मार्क कर दी है? यस आपकी कर दी अब्दुल्ला। ठीक है मैम। मैम वो बता दें यूनिवर्सिटी खुलने की क्या आपके पास कोई खबर है? नहीं हमें वैसे अभी तक कोई ईमेल तो नहीं आई है, बट एज पर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस लग यही रहा है कि इंशाल्लाह वेरी सून, क्योंकि HEC ने डिसाइड करना होता है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो अभी HEC का कोई डिसीजन सामने नहीं आया है, बट गवर्नमेंट ने वैसे कॉलेजेस और स्कूल्स तो 10th ऑनवर्ड ओपन कर दिया है। मैम मैंने तो सुना है ये 3rd जून से टीचर्स के लिए खुल रही है यूनिवर्सिटी और 7 से स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी, वो ऐसा ही करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। पहले भी हम लोग कैंपस से ही क्लासेस ले रहे थे, फिर वो भी उन्होंने उसको भी क्लोज कर दिया था। उसको दोबारा स्टार्ट भी उसी तरह से ही करेंगे होपफुली। मैम देखिए बच्चों की नींदें आराम कर रहे हैं। क्यों, किस वजह से? ऑनलाइन ठीक है ऑनलाइन मैम। अच्छा यानी अब हम ऑनलाइन के यूज टू हो गए हैं असल में। यस मैम, एकदम से इसलिए चेंज अब करना हमें ठीक नहीं है। वो जाहिर है कि ट्रांजिशन में चल रहा है। लेट्स से कि क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो भी हो इंशाल्लाह अच्छे के लिए हो। कोई बात नहीं, लेकिन आपने किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी और परेशान नहीं होना। कुछ चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना, तो वो फिर जिस तरह से हो रही होती है हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जाहिर है उतना अथॉरिटेटिव्स तो नहीं उनमें होते, अथॉरिटीज में जो ये चेंजेस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो फिर हमें अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए कि जैसा हो रहा है ठीक है, हम भी वैसे कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपने देखा? यस मैम। मुश्किल नहीं है, आसान है, बट फॉर्मूला एप्लीकेशन आपको आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूलाज रीइंफोर्स हो जाएंगे और किस तरह से यूज करना है आप डिसाइड भी कर पाएंगे ना कि वेरिएंस के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला सही लगता है यूज करना। वो आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा खुद ही। सो यस
ऑल द बेस्ट, ये आप कंप्लीट कर लें। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक तो कर ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 आसान नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, रिलेट करता है बहुत ज़्यादा ये चैप्टर नंबर 6 के साथ। चैप्टर नंबर 6 के जो आपके टेबल्स है ना, आप इवन उनके ऊपर भी मीन और वेरिएशन के लिए कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में आप देखें तो ए को कंप्लीट करना बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए, तो आपको ए मिल जाएगा। जब ए आपको मिल जाएगा तो फिर आपके लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं रहेगा। मैम उस्मान अफजल की अटेंडेंस लगा दें। मैंने प्रेजेंट कर दिया, उस्मान प्रेजेंट कर दिया। ओके मैम। तो ये ए और बी 2 अननोन्स आर हियर, तो डेफिनेटली आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने, क्योंकि 2 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो एक तो आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी के सम से मिल जाएगा और एक उन्होंने मीन बताया हुआ, बिल्कुल सेम जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल वाला था वो हमने किया था। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने ये 8A एक्सरसाइज पे भी प्रैक्टिस करनी है, बट डोंट फॉरगेट कि वेडनेसडे को हमारा क्विज है। सो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आज के लेसन का टास्क आप आज ही कंप्लीट कर लेना, आपको फिर टाइम मिल जाएगा क्विज प्रिपरेशन के लिए भी। ओके Okay, ma'am. Allah मैम। Hafiz. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।